हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमको पढ़ना है अपना नॉर्मेलिटी। समझेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या है। तो देखो भाई, अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी की तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute, number of gram equivalent of solute which are present in 1 liter of solution। ठीक है, क्या हमने लिखा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट से पहले आप ये समझो कि नॉर्मेलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल N से। ठीक है, अब देखो यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी का यूनिट हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम लोग नॉर्मल भी बोल देंगे। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल भी होगा, इसका यूनिट जो है नॉर्मल भी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैपिटल N से। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ जा रहा है 2N सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 2 नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी दे दी गई है? 2 दे दी गई है। ठीक है, अगर मान लो बोल देता है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसका मतलब सेमी का मतलब क्या है कि उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो कितना है? तो 1/2। क्वेश्चन में आपको ऐसे दे देगा N/2 सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? तो 1/2 है। या फिर आपसे ये बोल देगा कि सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, यानी कि आपको समझ जाना है कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? N/2 है। या फिर आपको डेसी नॉर्मल दे सकता है। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या है? डेसी नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है कि डेसी नॉर्मल का मतलब ये है कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? तो 1/10 है, जिसको क्वेश्चन में कभी कभी N/10 भी लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपको छोटा सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो जैसे कि जब हम लोग मोलरिटी भी पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में आपको कैसे दे सकता था कि मान लो कि आपके पास सेमी मोलर सॉल्यूशन है। सेमी मोलर का कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो मोलरिटी है वो कितनी है? तो 1/2। क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा? M/2। इसका मतलब क्या है कि ये सेमी मोलर जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन देगा तो उसका मतलब क्या है कि उसकी मोलरिटी कितनी है? तो 1/2 है। अगर सेमी नॉर्मल दे रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? तो 1/2 है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में देगा तो आप लोग कर लेना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन भी इस पे करने वाले हैं। तो ये तो हो गया, इसके यूनिट की हमने बात कर ली। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है नॉर्मेलिटी के लिए? अब हम इस पे बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में होना चाहिए? लीटर में। अब देखो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को कैसे लिख दिया है? हमने सॉल्यूशन को ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मेरा कहीं कंसंट्रेशन टर्म आता है, कंसंट्रेशन हम कहीं लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या है? सेम चीज़ है। फिर अगर मान लो कि कहीं कंडीशन लिखा है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग मतलब कि अब पूरा ना लिख करके सिर्फ अगर हम इतना ही लिख देते हैं तो उसका मतलब भी वही है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा। अब देखो, तो देखो हमने नॉर्मेलिटी देख लिया क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम और किसी यूनिट में देगा तो हम उसको लीटर में चेंज कर लेंगे। अब देखो,
अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो अब इसकी हम बात करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको निकालते कैसे हैं, अब ये देखो। तो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, मास देगा, सॉल्यूट का जो भी मास होगा वो देगा, तो वो जो मास है वो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, कौन सा मास, इक्विवेलेंट मास। अब आपको ये भी नहीं पता होगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो अब देखो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, यानी कि जिसका भी हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है, हम क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर मास में एन फैक्टर से क्या कर देना है, हमको डिवाइड कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। जैसे कि अब देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एन फैक्टर क्या होता है, तो अभी हम यही सिखाने वाले हैं आपको कि एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। कोई भी एसिड दिया हो या फिर बेस दिया हो या फिर सॉल्ट दिया हो, तो हम लोग किस तरह से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो पहले हम वही समझते हैं, उसके बाद से समझेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अपना एन फैक्टर कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एसिड के लिए कि हम लोग एसिड का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकलेगा, तो देखो एसिड के केस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, यानी कि एसिड के केस में मेरे एन फैक्टर कैसे निकलेंगे, तो जितने भी मेरे रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा वही मेरा क्या होगा, एन फैक्टर। जैसे कि हम किसकी बात करें, HCl की बात कर लेते हैं, तो HCl में मेरा एक ही हाइड्रोजन है जो किसी दूसरे से क्या होगा, रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, तो केवल एक ही है, तो इस केस में मेरा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लो HCl का अगर हम लोग रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देंगे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि रिप्लेसेबल ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, तो इसका मतलब क्या है, उसको रिप्लेस कौन करेगा, बेस के प्रेजेंस में रिप्लेस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो HCl है और NaOH का जब रिएक्शन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, NaCl और H2O में, यानी कि H प्लस जो हो गया वो किससे रिप्लेस हो गया, Na प्लस से। यानी यहाँ पे कितने H प्लस थे जो रिप्लेस हुए हैं, केवल एक ही थे, इसीलिए यहाँ पे इस केस में HCl का एन फैक्टर कितना है, तो 1 है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो कि क्या बोला जा रहा है। एसिड के लिए एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होंगे वही क्या होगा, उसका एन फैक्टर होगा। जैसे HCl के केस में केवल एक ही H प्लस है जो किसी दूसरे से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, इसीलिए इस केस में एन फैक्टर कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अपने किसी दूसरे एसिड की बात कर ले, जैसे मान लो कि H2SO4, तो H2SO4 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बन जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर AOH, ये दूसरा OH। तो यहाँ पे ऐसे 2 हाइड्रोजन हैं जो किसी और से रिप्लेस हो सकते हैं जब इनका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाया जाए, तो इसीलिए यहाँ पे जो है मेरा जो एन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अब इसी तरह से हम बात कर ले अपने किसके लिए,
तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए देखो, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, COOH, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऐसे H+ हैं जो किसी दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे N फैक्टर कितना हो जाएगा मेरा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, अपना N फैक्टर। एसिड के केस में N फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, जितने भी मेरे रिप्लेसेबल H+ आयन होंगे वही उसका क्या होगा, N फैक्टर होगा, ठीक है। तो एसिड के केस में तो हमने देख लिया, अब हमको देखना है अपना बेस के केस में कि बेस के, अगर मेरे पास बेस है तो उसके लिए हम लोग N फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम आप किसके लिए निकालेंगे, तो बेस के लिए निकालेंगे। तो देखो, जब मेरे पास बेस होगा, क्या है ये, मेरा बेस है, तब हम लोग कैसे N फैक्टर देखेंगे, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, जिस तरह से वहाँ पे H+ जितने रिप्लेस हो सकते थे वही उसका N फैक्टर था, उसी तरह बेस में जितने OH- रिप्लेस हो सकते हैं वही उसका क्या होगा, N फैक्टर। जैसे कि मान लो कि मेरा NaOH है, तो NaOH में मेरा N फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक ही OH है, ठीक है, जो दूसरे से क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, जो कि क्या है, रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें अपना NH4OH की, तो कितना हो जाएगा, इस केस में भी 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें अपना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, यानी कि AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, यही है ना, हाँ। तो इस केस में मेरा N फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 OH ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। अब देखो, ये तो हो गया बेस के केस में कि हम लोग N फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे अपना सॉल्ट के केस में, ठीक है। जब मेरे पास सॉल्ट होगा तो उस केस में हम लोग N फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो, सॉल्ट के केस में क्या हो जाएगा मेरा, देखो अगर हम किसी भी सॉल्ट की बात करें ना, तो वो केटायन और एनायन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होगा, तो केटायन और एनायन से। अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे तो किससे मिलकर के बनता है, केटायन और एनायन से मिलकर के ही बनता है। अब देखो, इस केस में हम लोग N फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो टोटल चार्ज ऑफ केटायन, यहाँ लिख देते हैं नीचे, टोटल चार्ज ऑफ केटायन, और ठीक है, या तो केटायन का टोटल चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ एनायन, या फिर एनायन का जो टोटल चार्ज होगा वो, ठीक है। तो जितना टोटल चार्ज ऑफ केटायन होगा या टोटल चार्ज एनायन होगा वही मेरा क्या होगा, सॉल्ट के केस में N फैक्टर, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अपना NaCl क्या है, मेरा एक सॉल्ट है। तो देखो, यहाँ पे हमने अभी आपको बोला किससे मिलकर के बना होता है, केटायन और एनायन से। केटायन क्या होता है, तो जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेरा क्या होगा, केटायन, और एनायन क्या है, तो जिस पे भी निगेटिव चार्ज होगा वो मेरा एनायन होता है। ये देखा क्या होता है, तो देखो, अगर हम किसी भी सॉल्ट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग केटायन वाले को लिखते हैं। जैसे कि NaCl है, तो Na जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, Na+, यानी पहले केटायन और फिर मेरा एनायन Cl-, यानी कि क्लोराइड आयन, ठीक है। तो पहले केटायन लिखा जाता है फिर जाके एनायन, ठीक है। जैसे कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की ही बात करें CaCl2, तो इसमें केटायन कौन सा है, कैल्शियम है, और एनायन कौन सा है, तो ये क्लोरीन है, ठीक है। तो जब भी सॉल्ट की बात की जाती है तो पहले मेरे केटायन लिखे जाते हैं और फिर एनायन। अब देखो, अब जैसे मान लो कि NaCl है, NaCl में कितने चार्ज हैं केटायन के, तो देखो कितने चार्जेस, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि डिसोसिएट करवा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट जिसको पता है वो डायरेक्ट बता देगा एक चार्ज है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिसोसिएट करवाएंगे, तो ये Na+ आयनाइजेशन हो रहा है भाई इसका, ठीक है। तो Na+ और Cl-,
तो टोटल चार्ज कितना है केटायन पे, 1 है, +1 है, तो कितना हो जाएगा इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी हम लोग ये देखेंगे कि कितना चार्ज है केटायन पे, तो हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे यहाँ पे +1 है तो हमको प्लस, या फिर एनायन का देखेंगे तो -1, तो हमको यहाँ पे चार्ज नहीं लेना है, सॉरी यहाँ पे हमको साइन नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड। अगर जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पे +2 होता तो हम लोग +2 नहीं लिखते, केवल 2 लिखते, वही उसका क्या होता है, n फैक्टर होता। यहाँ पे कितना है, +1 है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितने भी मेरे केटायन पे चार्ज होंगे या फिर जितने एनायन पे चार्ज होंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, n फैक्टर। जैसे कि बात कर लो कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, आयनाइज होगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम पे 2+ और 2Cl-। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केटायन पर टोटल चार्ज कितना है, 2 है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, एनायन, अगर आपको एनायन से देखना है तो एनायन का भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन पे, सॉरी यहाँ पे देखो इस पे कितना निगेटिव चार्ज है, 1 है, आगे क्या लिखा हुआ है, 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना चार्ज आ गया एनायन का भी, तो 2 ही आ गया। तो आप केटायन के केस में ले लो या फिर एनायन से देख लो, आपको दोनों केस में क्या मिल जाएगा, n फैक्टर जो है सेम मिलेगा। केटायन लेकर चले थे तो भी 2 मिला, एनायन लेकर चले थे तो भी आपको 2 ही मिला। यानी कि अगर आपको कभी भी सॉल्ट दिया होगा, n फैक्टर निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, देख लोगे कि केटायन पे चार्ज कितना है या फिर एनायन पे चार्ज कितना है, वही आपका क्या हो जाएगा, n फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना n फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया, हमने ये देख लिया कि n फैक्टर निकलता कैसे है। अब थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो हमको H2SO4 का इक्विवेलेंट मास निकालना है, किसका, तो H2SO4 का, तो क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ठीक, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2। 1 हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 64। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 98। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना मिल गया, 98। अब n फैक्टर क्या हो जाएगा, H2SO4 क्या है, एसिड है, इसमें देखो कितने इसके n फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 n फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे H2SO4 का n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो रिप्लेसेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको इक्विवेलेंट मास कितना मिला, 49। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखो, अब इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो मेरा नॉर्मेलिटी है उसके बाद से मेरा खत्म हो जाएगा। हमको नॉर्मेलिटी में डेफिनेशन तो इतना ही पढ़ना था। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है। फिर देखेंगे कि अगर कोई मिक्सचर है तो उसका हम लोग नॉर्मेलिटी कैसे निकाल पाते हैं। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या किया जाए, देखो क्वेश्चन है find the normality. Find the normality of 98 gram H2SO4 present in 500 ml of solution। ये क्या है, मेरा सॉल्यूशन है। ठीक, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। किसके लिए निकालना है, तो हमको बोला है कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितना है, 500 ml में 98 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको नॉर्मेलिटी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, तो देखो वहाँ पे मेरा क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला काम मेरा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला, जो कि क्वेश्चन में मेरा दिया नहीं है। अब देखो
सबसे पहला काम क्या करना है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए भी हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो भी मास दिया हुआ है सॉल्यूट का वो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। कितना दिया हुआ है, तो मास 98 दिया हुआ है और इक्विवेलेंट मास अब अभी सीखे हैं कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो देखो H2SO4 का हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। तो कैसे निकलेगा, इसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है यानी कि 98 डिवाइडेड बाई जो भी n फैक्टर होगा इसका तो 2। ठीक है, अभी पीछे इसी का निकाला है तो कितना आया था 49। ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 49। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 ml, लेकिन हमको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर देंगे। कितना दिया हुआ है 500 ml, जब लीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, ml दिया है लीटर में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कहीं नोट कर लो कि अगर मेरे पास ml में है, अगर हमको उसको लीटर में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाई 1000 और एक इसमें चेंज हो गया लीटर में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 लीटर। क्या लिख सकते हैं 0.5 लीटर। अब हम लोग अपना क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी पता चल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता चल गया, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 2 है, तो हमने 2 रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो 0.5 लीटर, तो हमने ये रख दिया। तो हमको मिल कितना जाएगा, तो ये देखो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 20 नीचे 5, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो और इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था उसके हिसाब से मेरा नॉर्मेलिटी कितना निकल गया, 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, देखो तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना नॉर्मेलिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको नॉर्मेलिटी दी होगी और हमको क्या निकालना होगा, मास निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, तो अब हम अपना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, फाइंड द मास ऑफ H2SO4। ठीक है, हमको H2SO4 का मास निकालना है, प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, यहाँ पे हमको नॉर्मेलिटी दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है और हमको मास पूछा है। देखो सेमी नॉर्मल अभी हमने डिस्कस किया था, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या है, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो 1/2 हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कभी ऐसे भी दे सकता है n/2 सॉल्यूशन, यानी कि मतलब नॉर्मेलिटी कितना दे दिया है 1/2, या फिर आपको ऐसे दे दे सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन यानी कि नॉर्मेलिटी कितना है 1/2। इसी तरह अगर सेंटी दे दिया तो यानी उसकी नॉर्मेलिटी 1/100। ठीक है, इसी तरह आपको दे सकता है। अब देखो यहाँ पे हमको नॉर्मेलिटी दे दी गई है, कितना है तो 1/2, नॉर्मेलिटी कितना है तो 1/2, और क्या दे दिया है तो वॉल्यूम दे दिया है, कितना है तो 500 ml। तो 500 ml हमको लीटर में चाहिए, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 लीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालने वाले हैं, अपना मास निकालने वाले हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। हमने किसको लिख लिया, ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो और क्या है नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको नॉर्मेलिटी दे दिया है, कितना है, तो 1/2 है। मास आपको निकालना ही है, तो x यहाँ पे बोल दो आप। इक्विवेलेंट मास H2SO4 का कितना हो जाएगा, तो अभी हमने निकाला कितना था, तो 49। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 0.5 लीटर, ठीक है। आपको सबकी वैल्यू दे दिया है, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल लोगे, ठीक है। तो आप आगे इसको सॉल्व कर लेना, या फिर चलो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 1/2 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 49 इंटू ये 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.5। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। पहले ऐसे था तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी तो हमने देख लिया, अब हम देखने वाले हैं अपना नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलो भाई अब हम वो देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यही होता है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूट, ये डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना, हाँ ठीक है, इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। और मोलैरिटी का क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर लिख देते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये भी क्या होगा, लीटर में ही होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, एन डिवाइडेड बाई एम, एन डिवाइडेड बाई एम। अब क्या आ जाएगा मेरा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी लीटर में है, ये भी लीटर में है, ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था क्या लिख सकते हैं, जो भी मास दिया होगा वो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय, अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है जो भी मास दिया होगा वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो देखो यहाँ से ये मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये मॉलिक्यूलर मास मेरा सबसे ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं, काफ़ी हल्का चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है और जो डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास है, ये किसकी वैल्यू है, तो अभी आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, तो कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। इक्विवेलेंट मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये अभी आप पढ़े थे,
जब आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको n फैक्टर क्या मिल जाएगा, आपको n फैक्टर मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी कि n फैक्टर को आप इधर लेते आओ तो इक्विवेलेंट मास को इधर लेते आओ तो आपको n फैक्टर की वैल्यू क्या मिल गई, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग। देखो हमने क्या बोला, अब देखो यहाँ से n फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। और यहाँ पे यही दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, तो उसके जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, उसके जगह पे आप लिख सकते हो अपना n फैक्टर। क्या लिख सकते हो, n फैक्टर, यानी कि n डिवाइडेड बाय m की वैल्यू क्या आ गई मेरी, n फैक्टर, ठीक है। यानी आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू m, यानी मोलैरिटी, ठीक है। यानी कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दी होगी और आपको मोलैरिटी निकालना है तो आप लोग इस रिलेशन की सहायता से निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो कि पहले आपको बता दिया जाता है कि हमने इसमें किया क्या, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है हमने वो लिख लिया, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख लिया, फिर डिवाइड किया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन खत्म। क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बच जाएगा। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास खत्म, क्या बच गया, तो ये मॉलिक्यूलर मास सबसे ऊपर चले जाएगा और इक्विवेलेंट मास नीचे आ जाएगा। देखो जब भी आपको कभी ऐसे मिले a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करना, a डिवाइडेड बाई b इंटू डी को सबसे, अब d को ऊपर लेके जाना और ये c, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करना, सॉल्व करना। तो अब देखो यहाँ पे यही था, मास इक्विवेलेंट मास फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जब हमको वैसे सॉल्व करोगे ना तो आसानी से आप लोग समझ पाओगे कि मास कैसे कैंसिल हो गया है। तो ये इक्विवेलेंट मास और ये मेरा मॉलिक्यूलर मास बच गया, तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ऊपर चला जाएगा और फिर मेरा नीचे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हमको n/m की वैल्यू कितनी मिल गई, n फैक्टर, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, तो n फैक्टर के इक्वल होता है। यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिल गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू m। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन हमको दिया होगा 0.1 नॉर्मल H2SO4 के लिए हमको मोलैरिटी बताना है, तो कैसे निकाल लेंगे, तो इसी फॉर्मूले की सहायता से, इसी रिलेशन के सहायता से हम लोग बता सकते हैं। नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है, हमने लिख दिया 0.1 और इज इक्वल टू, इसके लिए n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 और मोलैरिटी हमको निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक रिलेशन मिल गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, अब हमको एक टॉपिक नॉर्मेलिटी में और देखना है और वो क्या है मेरा, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, यानी कि अगर मिक्सचर दिया होगा तो हम उसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा है वो भी। तो देखो हमको क्या देखना है अब, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक। तो सबसे पहले केस फर्स्ट लेके चलते हैं कि अगर मेरे पास एसिड का मिक्सचर हो तब हम क्या करेंगे, या फिर बेस का। केस फर्स्ट हमने क्या लिया, या तो एसिड का होगा या फिर बेस का होगा, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास क्या है, एक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, और एक और एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी N2 है और वॉल्यूम V2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हमको एक सॉल्यूशन, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा जिसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल V1 प्लस V2। लेकिन नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो इसकी नॉर्मेलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक केस कौन सा है, जब मेरे पास एसिड हो या फिर बेस हो, मतलब बेस और बेस हो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालने वाले हैं इस केस में हम अपना n, तो उसके लिए N1 V1 प्लस N2 V2
डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे N1V1 या N2V2 है क्या, आप लोग नॉर्मेलिटी के लिए क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम N से बोल देते हैं, ठीक है। और क्या पढ़े हो, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक है, सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम है वो। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या मिल गया, NV, यानी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि ये मेरा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, क्या है, N1V1 प्लस N2V2, यानी कि इस वाले ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दोनों का जो भी वॉल्यूम है उसका सम, टोटल क्या है, वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो हमको क्या मिल रहा है, नॉर्मेलिटी तो मिलेगा भाई, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर दिए, दोनों जो है उसका जो वॉल्यूम ऐड कर दिए, तो हमको क्या फाइनल मिलेगा, नॉर्मेलिटी मिलेगा, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि N1V1 N2V2 ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, यानी NV क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। N1V1 ये जो मेरा एसिड है उसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, N2V2 क्या है, इस एसिड के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला उसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के सम के इक्वल, और वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल। अब हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब दोनों का जो सम होगा वो, और वॉल्यूम क्या होगा, तो दोनों जो भी है मेरा, दोनों जो सॉल्यूशन है उनका जो वॉल्यूम है उनका सम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना, जब मेरे पास एसिड एसिड का मिक्सचर हो या फिर बेस बेस का मिक्सचर हो, तो इस तरह से जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिल रहा है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा केस अब हम देखने वाले हैं। दूसरे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एसिड और बेस हो, ठीक है, क्या हो, एसिड और बेस हो, तब कैसे निकालेंगे, क्या है मेरे पास, एसिड और बेस का मिक्सचर हो, तो एक मेरे पास एसिड है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, तो Na, और वॉल्यूम कितनी है, तो Va, ठीक है। एसिड है इसीलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, नॉर्मेलिटी N ये लिख रहे हैं और वॉल्यूम को Va लिख रहे हैं। फिर अब बेस की बात कर रहे हैं, अगर एक बेस है तो उसकी नॉर्मेलिटी हम लिख रहे हैं NB और वॉल्यूम VB, ये क्या है मेरा, तो बेस है। दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरा एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, तो Va प्लस VB, लेकिन नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब देखो नॉर्मेलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे, क्या चेक करना है, अब ये देखो, सबसे पहले आप चेक करोगे NaVA, यानी कि जो भी इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी होगा और जो वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस सॉल्यूशन के लिए भी क्या चेक करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मान लो कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हो एसिड के केस में और ये अधिक आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर वही मेरा, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं और दूसरी बार में क्या हो कि मेरा NVVB अधिक आए, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है बेस वाले सॉल्यूशन के लिए अधिक आए, तो इसका मतलब जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, बेसिक होगा। किस केस में, अगर मेरा NVVB अधिक आए, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जो मेरा सॉल्यूशन है बेस का जो सॉल्यूशन है उसके लिए अगर अधिक आ रहा है तो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो बेसिक होगा, ठीक है। अब देखो, तो अब हम ये केस कंसिडर करके चलते हैं। मान लो केस फर्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं, केस फर्स्ट कि मेरा NaVA जो है, NaVA ग्रेटर है किससे, तो NbVb से। तो इस केस में जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा, उसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे अब हम ये बात करेंगे,
ठीक है। जब मेरा एसिडिक होगा तो हम लोग जो नॉर्मेलिटी है वो H+ के लिए निकालने वाले हैं, ठीक है। और कैसे निकाल पाएंगे, तो NaVa माइनस NvVb डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb, ठीक है। अब देखो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एसिड के 10 मॉलिक्यूल है, ठीक है। समझने के लिए हमने क्या कर लिया, 10 मॉलिक्यूल ले लिया। यहाँ पे कर लेते हैं, ये मेरा एसिड है और ये मेरा बेस है और ये मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हमको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, वो एसिडिक हो गया या फिर बेसिक, ठीक है। अब देखो मान लो कि मेरे पास एसिड के 10 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 12 कर लिया जाए, क्या कर लेते हैं हम लोग, 11, चलो भाई 11 ठीक है, ठीक है। हमने एसिड के 11 मॉलिक्यूल लिए, बेस के हम कितने ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो यहाँ पे एसिड के 10 मॉलिक्यूल है, बेस के कितने हैं, 3 6 9 मॉलिक्यूल है। तो जब ये रिएक्ट हो जाएगा, मान लो कि हमने इसको आपस में क्या कर दिया, रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पे हम लोग मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपस में रिएक्शन करने लग रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन करने लग रहे हैं। तो आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। सॉल्ट कितना सॉल्ट बन जाएगा, तो ये कितना है, 11 है और ये कितना है, 9 है। यानी कि मेरा 9 जो है, यानी कि जो मेरा 9 मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया, तो सॉल्ट बन गया, क्योंकि एक इसका एसिड का एक मॉलिक्यूल, बेस का एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट होकर के एक सॉल्ट बना देगा। इसी तरह यहाँ पे कितना है, बेस 9 है, तो 9 एसिड के मॉलिक्यूल के साथ क्या मिल करके सॉल्ट बना देगा, 9 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो कितना बच गया, 2, किसका 2 मॉलिक्यूल बचा है, पूरा हमने लिया था एसिड का 11, जिसमें से 9 क्या हो गया, रिएक्ट हो गया, बच कितना गया, तो 2 मॉलिक्यूल बच गया। कितना मॉलिक्यूल बच गया, 2 मॉलिक्यूल। यानी कि किसका ये 2 मॉलिक्यूल बचा है, एसिड का, यानी जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो किसका होगा, एसिडिक ही तो होगा। अगर जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, एसिड के मॉलिक्यूल बच रहे हैं, तो जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर ये अधिक है, इसका कम है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक ही तो होगा, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग। अब देखो तो इस केस में तो हमने ये निकाल लिया नॉर्मेलिटी, लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, दूसरा केस लेकर के चलते हैं हम। दूसरा केस क्या हो जाएगा मेरा, कि जब मेरा NvVb जो है वो अधिक हो, NvVb अधिक हो किससे, तो NaVa से, तो उस केस में जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा। और हम लोग कैसे निकाल पाएंगे नॉर्मेलिटी OH माइनस का, ठीक है, बेसिक होगा। तो उस केस में हम लोग नॉर्मेलिटी किसके लिए निकाला है, हाइड्रोक्साइड आयन का। कैसे निकल पाएगा, तो NvBb माइनस NaVa डिवाइडेड बाई Va प्लस Vb, ठीक है। तो इस केस में हम लोग नॉर्मेलिटी जो है ऐसे निकाल पाएंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। आप लोग नोट करते रहिएगा। 0.3 नॉर्मल 500 ml HCl और क्या है मेरे पास, तो 0.5 नॉर्मल और 500 ml NaOH है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो एसिड और बेस है, ठीक है, मिक्सचर है, किसका किसका, एसिड और बेस का है, तो वही अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे क्या है, NaVa और NvVb, देखेंगे कि किसके लिए अधिक आ रहा है। तो ये देख के हम बता देंगे कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ Va, ठीक है, NaVa निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 0.3 × 500, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
150 ये हो जाएगा। और इसके लिए अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी NVVB के लिए निकाले तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 500 कितना हो जाएगा मेरा 250 यही हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो 0.3 इंटू 500 150 और 0.5 इंटू 500 कितना आ जाएगा 250। किसके लिए अधिक है, तो बेस के लिए अधिक है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो बेस जो है बेस सॉल्यूशन जो है उसके लिए अधिक है, यानी जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो इस यहाँ पे देखो क्या है NVVB अधिक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे नॉर्मेलिटी फॉर हाइड्रोक्साइड आयन। तो देखो NVVB माइनस NaVA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB। ठीक है, रख देंगे NaVA क्या है मेरा, NVVB क्या है, सबकी वैल्यू रख करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अभी जो हमने पिछला पढ़ा था जब एसिड एसिड का होगा या फिर बेस बेस का होगा तब हम लोग कैसे निकालते थे, तो देखो उसके लिए हम लोग निकालते थे नॉर्मेलिटी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आप लोग इसका क्या कर लेना, नॉर्मेलिटी निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, तो अब हम इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 0.2 नॉर्मल 300 ml HCl इज मिक्सड विथ 0.5 1000 ml ऑफ HCl। ठीक है, हमको क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। N1 क्या है तो 0.2, V1 क्या है तो 300 प्लस फिर मेरा दूसरे सॉल्यूशन के लिए यानी दूसरे एसिड के लिए नॉर्मेलिटी कितना है तो 0.5, ये देखो लिखे नहीं है 0.5 नॉर्मल। ठीक है, आप लोग लिख लेना 0.5 इंटू V2 कितना है तो 1000, ऐड कर दो दोनों वॉल्यूम कितना है तो एक जगह 300 ml है और एक जगह मेरा 1000 ml है। ठीक है, 1000 ml। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आएगा वो मेरा उसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ बताना भूल गए, आपने नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर जब मेरा एसिड और बेस होगा, जब मेरा मिक्सचर किसका होगा एसिड और बेस का, तो हमने दो केस वहाँ पढ़ लिया था। कौन कौन सा, एक मेरा जब NaVA अधिक होगा तब, दूसरा हमने देखा था जब मेरा NVVB अधिक होगा तब। तीसरा केस ये हो सकता है तो NaVA जो है वो किसके इक्वल हो जाए, NVVB के, NV और VB के। तो इस केस में जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, इस केस में रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।